नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिहार पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए नेपाल गई, लेकिन अपराधी को तो उनके हवाले किया नहीं गया, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया, उनकी जमकर पिटाई की गई। यहाँ तक कि नेपाल पुलिस ने उन्हें अपने पास रख लिया और बुधवार को ही रिहा करने की बात की। अभी तक रिहाई हुई है या नहीं ये भी नहीं पता। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सौम्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद है कि हमने कुछ दिनों पहले भी आपके साथ ही चर्चा में कहा था कि नेपाल एक नया चैलेंज बनता जा रहा है। देखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि नेपाल एक दूसरा देश है, भारत से अलग जी, और हमारा पड़ोसी देश है। हमारे संबंध कभी बहुत मैत्रीपूर्ण हुआ करते थे। आज भी हम ये नहीं कहते कि शत्रु देश है जी, लेकिन व्यवहार बदला हुआ है। और जैसा आपने कहा कि बिहार की पुलिस, सीतामढ़ी की पुलिस इस जानकारी पर नेपाल में गई थी कि वहां कोई अपराधी है जिसकी तलाश की जा रही है, मोस्ट वांटेड है, लेकिन उसे पकड़ने में वहां के लोगों ने सहयोग नहीं किया और वहां की पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया। उल्टे बिहार की पुलिस पर हमला बोल दिया गया जी और पिटाई की गई। इसके साथ ही बिहार पुलिस के एक अधिकारी को बंदी बना लिया गया। देखिए परेशानी कहां आ रही है, और ये परेशानी और ये चुनौती सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं, इंडियन पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं भी और भी कई दूसरे प्रदेशों की पुलिस है जो नेपाल जाती है। देखिए, जब हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण थे तो हमारी पुलिस बहुत आसानी से नेपाल जाती थी और अपराधियों को पकड़कर ले आती थी। ठीक इसी प्रकार से हम नेपाल को भी सहयोग करते थे, क्योंकि हमारी सीमाएं नेपाल को टच करती है, जोड़ती है। कि नेपाल में जब कोई वारदात होती थी और उसमें शामिल बिहार के अपराधी होते थे या किसी दूसरे प्रदेशों के अपराधी होते थे, या फिर वे आकर यहां पनाह लेते थे नेपाली अपराधी, तो उन्हें गिरफ्तार कराने में हम सहयोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो तो बहुत लंबा है। प्रोटोकॉल कहता है कि हम बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस जाकर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकती है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय और तमाम तरीके की इंटरपोल की जो व्यवस्था है उसके तहत आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन इसका असर यह हुआ है, और जो गंभीर बात है, नेपाल से मेरा जो रिश्ता है वो बिल्कुल करीब का रिश्ता है। हमारी सीमाएं खुली हुई सीमाएं हैं। तो देखिए, नेपाल के बारे में जो हमारी खबर है, और यह खबर सभी को होनी चाहिए कि जो चिंता की बात है कि नेपाल में अब बिहार के अपराधियों के रहने के लिए भाड़े का मकान मिल रहा है। मतलब बिहार में वारदात कीजिए, उत्तर प्रदेश में वारदात कीजिए और जाकर नेपाल में शरण ले लीजिए। और वहां इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस जाकर वहां किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सके। इसके लिए वहां स्थानीय लोग भी गोलबंद हो जाते हैं और वहां की पुलिस भी हमें सहयोग करने को तैयार नहीं होती है। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारी पुलिस हथियार के साथ भी चली जाती थी, लेकिन चूंकि नेपाल एक दूसरा देश है, अब जो संबंध है वहां हम हथियार लेकर नहीं घुस सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि अपराधियों से निपटना, अपराधियों को पकड़ना या अपराधियों से लड़ाई करना बगैर हथियार कितना कठिन है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो अपराधियों को भाड़े के मकान मिल रहे हैं उन पर पहरेदार भी दिए जाते हैं। देखिए, आपको हम बता दें, और आपको भी पता होगा कि पहले आप सुनते होंगे कि हमारे गांव में, हमारे शहरों में आज भी मिलते हैं नेपाली चौकीदार, रात में पहरा देने वाले लोग। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से वहां भाड़े के मकान मिल रहे हैं, जो सीमावर्ती जो शहर हैं नेपाल के, वहां इस बात की गारंटी भी ली जा रही है। देखिए, जो अपराध करके भागता है, शरण लेता है, उसके पास पैसा होता है। तो वहां के लोग इस बात की सुपारी ले रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। मतलब बिहार से भागा हुआ, उत्तर प्रदेश से भागा हुआ, दिल्ली से भागा हुआ अपराधी जो आकर जो नेपाल में शरण लिए हुए हैं, उसकी पहरेदारी भी वे करते हैं, ताकि उस मकान तक कोई दूसरा गैर नेपाली, मतलब बिहार की पुलिस हो या बिहार के दूसरे लोग हो, बगैर मर्जी के नहीं पहुंच सके। और यह एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। देखिए, बिहार के कई केसेज हैं, बड़े केसेज हैं, जिनके बारे में खबर यह है कि उनमें जो वांछित अपराधी हैं, जिन्हें हम तलाश रहे हैं, वे जाकर नेपाल में
शरण लिए हुए हैं। और पहले भी इस बात के कई उदाहरण रहे हैं कि वहां बिहार के अपराधी जाकर टिकते रहे। देखिए हमारे संबंध किस तरीके से, फिर से हम कह रहे हैं, शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है, शत्रु देश हम नहीं मानते हैं। कि आपको यह पता होना चाहिए कि जब देश में 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाया गया, पुराने नोटों पर डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, तब से संबंध और भी ज्यादा खराब हुए। देखिए हुआ ये कि नेपाल में जो चलन में 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे, भारतीय इंडियन करेंसी थी, उसे भारत सरकार ने नहीं बदला। आज तक विवाद चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कहता है, नेपाल कहता है, लेकिन हमारा तर्क, हमारे देश का तर्क दूसरा है। हमारे देश का तर्क यह है कि वहां जो देश की काली कमाई थी या जो देश का काला धन था, और जब हमने यहां डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो वहां उसे खपाने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां इतनी अधिक मुद्रा बढ़ गई जिसे हम बदल नहीं सकते थे। परिणाम क्या हुआ, इस बात को भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि 2019 में नेपाल सरकार ने, आपको शायद पता है नहीं है, कि हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, 100 रुपए के ऊपर से जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 200 के हों, चाहे 500 के हों, चाहे 2000 के हों, वो नेपाल में मान्य नहीं है। मतलब इंडियन करेंसी को वहां नहीं चलने दिया जा रहा है 100 रुपए से ऊपर के जो नोट हैं, 200, 500 और 2000 के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलते हैं, वहां उसके तस्कर बैठे हैं। आप जैसे ही बिहार से, उत्तर प्रदेश से या जहां से भी नेपाल की सीमाएं भारत को जोड़ रही हैं, यदि आप प्रवेश करते हैं तो वहां बाजाप्ता नोट बदलने वाले जो वहां धंधेबाज है वहां बैठे होते हैं। तो इस तरीके से संबंध तो इस तरीके से खराब हो गया। और अब परेशानी ये हो रही है कि जब बिहार के अपराधियों ने इस ट्रेंड को समझ लिया है और यह जान गए हैं कि नेपाल बहुत सुरक्षित पना है, वहां पुलिस हमें जाकर नहीं पकड़ सकती है। और आप कई उदाहरण देखिए पप्पू देव एक बहुत ही नोटेड क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल, अभी कुछ दिनों पहले वहां सहरसा में मौत हुई इसकी, पुलिस की पिटाई का आरोप लगा, बहुत सारा बबेला हुआ, वह भी जाकर नेपाल में ही बहुत लंबे समय तक रहा, बाद में वह भारत आया। ठीक है, यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन, विकास वैभव याद किए जाते हैं, बिहार के बहुत जाने माने और चर्चित आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने वो एक्शन लिया था। तो नेपाल जिस तरीके से अपराधियों को अपने यहां छुपा रहा है, बिहार के अपराधियों को, उत्तर प्रदेश के अपराधियों को, वह बिहार पुलिस के लिए, और इस पर देखिए अब तक रिहाई नहीं हुई है। जैसा आपने कहा कि आज रिहाई की बात थी, और यदि नेपाल सहयोग नहीं करता है तो फिर क्या हो सकता है। इस खतरे को नेपाल नहीं समझ रहा है कि कल उनके यहां भी वारदात होगी। ऐसा नहीं है कि बिहार के अपराधियों ने जाकर नेपाल में भी वारदात को अंजाम दिया है, हत्या की है और अपहरण किया है, लेकिन जब नेपाल को जरूरत थी बिहार की पुलिस ने सहयोग किया है। लेकिन आज बिहार की पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा है। और आपको पता है कि जो हमारा शत्रु देश है पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नेपाल एक बड़ा रास्ता बना है बांग्लादेश की तरह, जहां से फेक करेंसी, इंडिया की फेक करेंसी इंडिया के भीतर ठेली जाती है हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। तो नेपाल अपने पर अड़ा हुआ है और यह बात उन्हें भी कभी भारी पड़ सकती है जब उनके यहां वारदात होगी, क्योंकि यदि अपराधी को आप रखेंगे तो अपराधी बाज नहीं आएगा। बिल्कुल, बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस हथियार लेकर नहीं जा रही है, लेकिन जो अपराधी हैं वे बिना हथियार के नहीं रह सकते हैं, वे वहां जाकर छुपते हैं तो हथियार भी लेकर जाते हैं। तो यदि आप एक इस तरीके से अपराधियों को अपने यहां पालेंगे तो ऐसी भी सूरत बनेगी कि गैंगवार होगा। इस बात को समझना होगा और नेपाल की पुलिस को, नेपाल की सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनके यहां बिहार और उत्तर प्रदेश के अपराधियों को भाड़े पर मकान देने और दिलाने का कहा जाता है बाकायदा, इसके लिए एजेंट काम कर रहे हैं, इसके लिए एजेंसियां काम कर रही हैं कि आप बिहार में बांटन है, आकर यहां रहिए, किराए जो है 4 गुना 10 गुना अधिक लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बाकायदा एजेंसी इस बात की जवाबदेही ले रहा है कि आपको वहां कोई छू नहीं सकता। उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए रात रंगीन होने की व्यवस्था की जा रही है, तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। इसलिए यह गंभीर बात है और इस पर सोचना होगा। जी, आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।